नमस्कार दोस्तों। मतपत्र न्यूज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चर्चा करने के लिए दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव संपन्न हो गए हैं और जैसा कि परंपरा है, पहले कुछ ओपिनियन पोल्स आते हैं, फिर चुनाव जब समाप्त हो जाता है, पोलिंग हो जाती है, तो उसके बाद सभी चैनलों में जितने भी पोर्टल्स हैं, न्यूज पोर्टल्स हैं, उनमें होड़ मच जाती है कि सबसे तेज एग्जिट पोल कौन करेगा। तो कल भी यही हुआ, खूब सारे एग्जिट पोल्स आए, सबने अपनी अपनी राय रखी और अधिकांश जितने भी न्यूज चैनल्स जिन्होंने अपने अपने एग्जिट पोल दिए, उन सभी में एक चीज बड़ी साफ तौर पर निकल कर आई कि भाजपा की सरकार वहां से जा रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। और कांग्रेस की सरकार आ रही है तो मतलब हुड्डा जी की सरकार आ रही है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि आज हमने ये जो प्रोग्राम का टाइटल भी रखा, तो क्या वाकई में ये जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं, क्या इनका आकलन ठीक है? क्या इन्होंने जो भविष्यवाणियां की हैं वही चरितार्थ होने जा रही हैं परसों? लेकिन जब हम सीट टू सीट कैलकुलेशन से पहले इनके परिणामों की तरफ देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में बात आती है कि क्या ये एग्जिट पोल अभी ही, यानी कि 5 अक्टूबर की पोलिंग के बाद जनता से बात करके ही इन एग्जिट पोल्स को तैयार किया गया है, या कहीं गलती से 2024 वाला जो लोकसभा का चुनाव था उसके आंकड़े के हिसाब से या उसको बनाकर? देखिए, यहां मैं क्षमा याचना सहित ये कहूंगा कि मैं किसी की भी एग्जिट पोल को कोई चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन जैसे उन्होंने अपना पक्ष रखा वैसे मैं भी अपना पक्ष रखना चाहूंगा। दृष्टिकोण मीडिया की टीम ने एग्जिट पोल नहीं किया, ये वाली बात बहुत मैं स्पष्टता से पहले बता दूं, लेकिन जितना भी एक सर्वे रहा, जितना ओपिनियन पोल हरियाणा की सभी सीटों पर घूम घूम कर दृष्टिकोण की टीम ने किया, उसके जो नतीजे आते हैं वो नतीजे एग्जिट पोल में जो नतीजे दिखाए गए हैं उस नतीजों से मैच नहीं करते। यहां मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो एग्जिट पोल में कहा गया उसका बिल्कुल उलटफेर हो जाएगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हरियाणा में इस चुनाव में जो मुद्दे थे उन मुद्दों के चलते कांग्रेस की स्थिति भाजपा से बेहतर थी और उसी उसी मुद्दे पर, या आप कहिए उसी लाइन पर पोलिंग भी हुई है। लेकिन ऐसा पोलिंग होना कि जिस तरह से यहां बताया जा रहा है कि भाजपा को बहुत ही ज्यादा उनकी सीटों को कम करके आंका गया या प्रोजेक्ट किया गया है, मैं उसमें कहीं ना कहीं उन आंकड़ों से सहमत नहीं हूं। देखिए, हरियाणा का ये चुनाव मुख्य रूप से दो मुद्दों पर लड़ा गया। पहला तो स्वाभाविक रूप से 10 साल से जो भाजपा की सरकार चल रही थी उसका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में था और वो वोटिंग में भी नजर आया। दूसरा मुद्दा था जाट का मुद्दा, जाट अस्मिता का मुद्दा, या पिछले 10 साल से जाटों का या जाट कम्युनिटी के किसी लीडर का, किसी नेता का हरियाणा के मुख्यमंत्री पर पद पर आसीन ना होना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। देखिए, जैसे कि बिहार में या उत्तर प्रदेश में जो यादव जाति है उनको लगता है कि मुख्यमंत्री के पद पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एकाधिकार केवल और केवल यादवों का है, इसी तरह हरियाणा की जो जाट समुदाय है, हरियाणा की जो जाट कम्युनिटी है, उनको लगता है कि हरियाणा की मुख्यमंत्री की कुर्सी केवल और केवल जाट के नाम पर लिखी जानी चाहिए। लेकिन पिछले 10 सालों से ऐसा नहीं था। तो अब चूंकि जाट कम्युनिटी से कोई लीडर पिछले 10 साल से नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ जाट अस्मिता या जाट कम्युनिटी का एक जो कहना चाहिए उनका जो एक प्राइड वाला एक भाव था, वो इस चुनाव की एक बहुत बड़ी एक ऐसी चीज थी जिसके ऊपर पूरे हरियाणा में वोट डले। हालांकि इसके साथ साथ जैसे कांग्रेस ने अपना मुद्दा बनाया पहलवान, जवान और किसान, तो उसमें किसानों में स्वाभाविक रूप से हमारे सर्वे में भी भाजपा सरकार से एक नाराजगी नजर आई। जवानों के मुद्दे पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन जवान मुद्दा नहीं बने। पहलवानों के मुद्दे पर भी
जो दृष्टिकोण मीडिया का सर्वे जो बताता था, पहलवान भी इस चुनाव में मुद्दा नहीं था, ऐसा मुद्दा नहीं था कि वो हरियाणा के चुनावों के रिजल्ट को प्रभावित कर सके। तो किसान, एंटी इनकम्बेंसी और जाट अस्मिता, अब इन मुद्दों पर जब हम कांग्रेस की ओर देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसको एक बेहतर स्थिति में पाते हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा एक जो फैक्टर जिसको बाकी सभी पोलस्टर्स ने, जिन्होंने एग्जिट पोल किया या किस भी उनकी मेथोडोलॉजी कुछ भी रही हो, उन्होंने जो 36 बिरादरी में जो जाट और नॉन जाट की जितनी भी कम्युनिटीज हैं, उनकी प्रेफरेंसेस वो चुनाव से पहले की रही हो, चुनाव के दौरान रही हो, या चुनाव में उस वोटिंग पैटर्न में उसका क्या असर रहा, या उन्होंने चुपचाप वोट दे दिया, बिना कुछ बोले वोट दे दिया, जिसको राजनीति में बोलते हैं साइलेंट वोटर। तो क्या ऐसा नॉन जाट साइलेंट वोटर निकला? क्या उसका कुछ कंसोलिडेशन हुआ? इसके ऊपर नजर मारी जानी बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले ही कमिट किया कि हम लोगों ने एग्जिट पोल नहीं किया, लेकिन चुनाव के दौरान जो लगातार दृष्टिकोण मीडिया की टीम हरियाणा के वोटर्स के साथ संपर्क में रही, उस संपर्क के दौरान जिस तरह से कांग्रेस के छोटे बड़े बहुत से जाट नेताओं ने मंच से और मंच से नीचे सार्वजनिक रूप से और क्लोज डोर में जिस तरह से एक एग्रेशन पहले से ही दिखाना शुरू किया कि जाट आएगा, अब हमारा उड्डा बनेगा, उसके बाद तन्ने देख लेंगे। तो ये वाली चीजें, और यही नहीं, केवल यहां तक ही नहीं, जाति सूचक शब्दों के साथ जिस तरह चर्मकार समुदाय को, वाल्मीकि समुदाय को धकियाया गया, मंचों से धकियाया गया, उस चीज ने, अब चूंकि दलित हो, हरिजन हो, ओबीसीज हो, तो एक जाट जैसी मार्शल कॉम, ऑब्वियसली उनका एग्रेशन हमेशा ज्यादा रहा है, उन्होंने सबको दबा कर रखा ही है, तो उनके सामने वो भले ही ना बोले हो, लेकिन हमारी रिसर्च में ये साफ तौर पर निकल कर आया कि इस बात की एक जिसको कहना चाहिए एक नाराजगी इस पूरे वर्ग के अंदर बहुत तेजी से पनपी, बहुत तेजी से बढ़ी, और उसका कंसोलिडेशन हुआ, भले ही अपनी कमजोर स्थिति के चलते उन लोगों ने इस बात को बोला हो या ना बोला हो। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जहां एक और जाट पूरी तरह कंसोलिडेट हुए, वहीं जो नॉन जाट कम्युनिटीज थी उसमें आप हरिजन या ओबीसी के बहुत बड़े वर्ग को आप अगर साइड में छोड़ भी दें, जो कि 40% से ऊपर जाकर बैठता है, तो बाकी जो कम्युनिटीज थी, जैसे ब्राह्मण है, राजपूत है, अहीर है, पंजाबी है, बनिया है, ये सब जितनी भी कम्युनिटीज, इनके अंदर एक तरह से जो माहौल बना था, उनको जो पिछले 10 साल में जिसको कहना चाहिए कि एक एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को अगर हम उसको किसी पैमाने पर नापेंगे और साथ में उनके उस फियर फैक्टर को एक पैमाने पर नापेंगे, जो कि वो ये देखते हैं कि अगर कोई जाट दोबारा से हरियाणा का मुख्यमंत्री बना और जो जाट कम्युनिटी जो उनके आसपास रहती है, उनके गांव में रहती है, उनके खेतों के आसपास जिनके खेत हैं, उनके प्रतिष्ठानों के आसपास जिनके घर बार हैं या बाकी सब चीजें हैं, तो क्या वो लोग दोबारा से वही एक जिसको कहना चाहिए अराजकता का माहौल तो नहीं क्रिएट कर देंगे? तो इन चीजों ने कहीं ना कहीं एक अंडर करंट बनाया, जिस अंडर करंट को ये पोलस्टर नाप नहीं पाए। मैं फिर से कह रहा हूं कि उस सब के बावजूद भी हमारा आकलन यही है कि एडवांटेज कांग्रेस तो हम देखते ही हैं, लेकिन भाजपा का इतना बुरा हाल नहीं होगा। एक बहुत बड़े फैक्टर को जिसको कि सभी पोलस्टर्स ने जिन्होंने कि एग्जिट पोल किया, उन्होंने भी उस चीज को नजरअंदाज किया, वो था इंडिपेंडेंट या रेबल, यानी कि आजाद उम्मीदवार और बागी उम्मीदवार। हरियाणा की 90 में से कम 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि बागी उम्मीदवार या निर्दलीय उम्मीदवार एक बहुत बड़ा चंक, मेजर चंक ऑफ वोट्स जो है वो ले जा रहे हैं। अब देखिए, अब वो किसका वोट काटेंगे किसका नहीं काटेंगे, ये तो 8 तारीख को नतीजे आने के बाद, उसका आकलन करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से
30 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, उनका समीकरण बिगाड़ रहे हैं। इसके चमत्कारिक नतीजे भाजपा के फेवर में भी जा सकते हैं और इसके चमत्कारिक नतीजे कांग्रेस के फेवर में भी जा सकते हैं। यानी कि उन बागियों या उन आजाद उम्मीदवारों की वजह से चुनावी गणित पलटेगा, ऐसा अपना मानना है। बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ मैं ये वाली बात कह सकता हूं। वो किसके फेवर में जाएगा ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, अगर इसको हम एक उदाहरण के तौर पर भी देखें, दो उदाहरण लेते हैं। अगर हम इधर दक्षिण हरियाणा की तरफ देखें तो यहाँ पर जो मेजर दो सीटें हैं गुड़गांव की और बादशाहपुर की, जहां एक और गुड़गांव की सीट में भाजपा के जो बागी प्रत्याशी जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार, अपना सघन चुनाव प्रचार किया और उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ा दी। अब वो किसकी हार का कारण बनेंगे या चमत्कारिक रूप से स्वयं भी जीत जाएंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता। तो वहीं पर आप बगल वाली अगर सीट देखें बादशाहपुर, तो बादशाहपुर में भी एक बार फिर से जो आजाद उम्मीदवार हैं कुमुदनी दौलताबाद, राकेश दौलताबाद की जो पत्नी हैं, जो उनकी असामयिक मृत्यु के बाद चुनाव लड़ रही हैं, वो बादशाहपुर सीट जो है उनके रिजल्ट आप देखिएगा, नो डाउट उस सीट के ऊपर भाजपा के राव नरवीर हमारे आकलन के हिसाब से वो सीट निकाल रहे हैं। लेकिन फिर भी कुमुदनी दौलताबाद उस सीट के समीकरण इधर से उधर करने में पूरी तरह सक्षम है। ये 8 तारीख को नतीजे बताएंगे। वहीं अगर हम इस तरफ हरियाणा जीटी बेल्ट में अगर हम चले जाएं तो सावित्री जिंदल को ले लीजिए, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं। वो इंडिपेंडेंट चुनाव किस तरफ जाएगा ये आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे गोपाल कांडा वाली सीट है, कितनी ही ऐसी सीटें हैं जहां पर इंडिपेंडेंट जो है वो मेन जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है कांग्रेस और भाजपा, उनका खेल बिगाड़ रहे हैं। दूसरा फैक्टर जाट फैक्टर, जिसके ऊपर मैंने कहा कि जाट कंसोलिडेशन हुआ है, लेकिन वो जाट कंसोलिडेशन भी कुछ ऐसे प्रत्याशी जो भाजपा के जो बड़े प्रभावशाली प्रत्याशी हैं उनकी सीटों पर जाट फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए कोई खास असर नहीं दिखा रहा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम ले बादली, अब बादली सीट पर जो भाजपा के कद्दावर नेता ओम प्रकाश धनखड़, जो पूर्व में मंत्री रहे, अभी इस चुनाव में भाजपा की मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन रहे, सारा भाजपा का मैनिफेस्टो उन्होंने तैयार किया। अगर हम उनकी सीट पर नजर डालें तो ये एक जाट डोमिनेट सीट है और पूरी तरह से माना जाता है कि यहाँ जाट कंसोलिडेशन है, जिसको जाट चाहेंगे वही इस सीट को जीतेगा। अब यहां पर जाट पूरी तरह से, जहां एक तरफ ओम प्रकाश धनखड़ जो स्वयं एक जाट हैं उनकी तरफ गोलबंद हुए नजर आ रहे हैं, भाजपा के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं नॉन जाट कम्युनिटीज भी भाजपा का समर्थन दे रही हैं। यहां पर अगर आप कहिए कि जाट कांग्रेस को क्या बिल्कुल वोट नहीं दे रहा, तो उसका वोट 3 तरफ बट गया। अगर जाट जो कमिटेड है हुड्डा जी के लिए, हुड्डा साहब के लिए या कांग्रेस के लिए, वो कांग्रेस के कुलदीप वत्स को तो वोट देगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी खाप है गुलिया खाप। गुलिया खाप से दीपे के नाम से मशहूर जो प्रत्याशी हैं इंडिपेंडेंट जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुलदीप वत्स का ही नुकसान कर रहे हैं, तो उसका फायदा स्वाभाविक रूप से भाजपा को मिलने जा रहा है। अब ऐसे ही अगर हम भाजपा के और जो जाट प्रत्याशी हैं उनकी बात कर ले, नारनौत से जो कैप्टन अभिमन्यु चुनाव लड़ रहे हैं, वो कैप्टन अभिमन्यु की सीट जो है वो फंसी हुई नजर आ रही है। क्यों फंसी हुई नजर आ रही है कि जिस तरह के एक बेटर मैनेजमेंट और बेटर प्रेजेंटेशन के साथ ओम प्रकाश धनखड़ ने अपने चुनाव को लड़ा, ऐसे ही नारनौत में कैप्टन अभिमन्यु शायद अपना चुनाव का जो मैनेजमेंट था वो उतनी अच्छी तरह से नहीं संभाल पाए, इसलिए वो सीट जो है वो भाजपा के लिए फंसी हुई नजर आ रही है। तो जाट फैक्टर में भी अगर हम देखेंगे तो ये वाली चीज है। अब अगर हम जैसे कि मैंने कहा कि एडवांटेज कांग्रेस तो स्पष्ट रूप से है। आप देखिए कि जाट बहुल बहुत सी सीटें जो कि जाट बहुल होने के बावजूद भी टोटल जातिगत समीकरणों के चलते वो रिजर्व कोटे में आ जाती हैं। तो चलते चलते एक और सीट की मैं बात करता हूं, जैसे भवानी खेड़ा की आप बात कर लीजिए। भवानी खेड़ा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, पिछले 2 बार से वहां से भाजपा के विधायक थे। जो भाजपा के विधायक थे उनके प्रति हमारे सर्वे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो एक नाराजगी सामने नजर आई। तो एडवांटेज कांग्रेस वहां पर पहले से ही था, लेकिन
मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, जैसे अभी मैंने कैप्टन अभिमन्यु की बात करी, तो वहां से जो कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया, एक युवा प्रत्याशी उन्होंने दिया, प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल के अगेंस्ट वहां की रिजर्व जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर जाट भी हैं, राजपूत भी हैं, ब्राह्मणों के भी गांव हैं। इसके अलावा ओबीसी और दलित का एक बहुत बड़ा दबदबा वोटर्स का वहां पर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में है। भाजपा ने एक और दलित कपूर वाल्मीकि को वहां से लड़ाया। अब भाजपा ने जो जिस प्रत्याशी को लड़ाया, अब वो प्रत्याशी का भी मैनेजमेंट अगर हम कंपेयर करें और प्रदीप नरवाल के मैनेजमेंट को कंपेयर करें, तो हमारी तो सर्वे टीम ने पाया कि उस मैनेजमेंट के चलते या जातिगत समीकरणों को साधने के चलते जिस तरह से प्रदीप नरवाल ने बाकी वो सारी कम्युनिटीज जो कि नॉर्मल रूटीन से जाट फैक्टर की वजह से कांग्रेस से थोड़ी दूर हमें बाकी जगह पर नजर आई, यहां पर उन्होंने उसको साधा। और जैसा कि मैं आशा करता हूं कि भवानी खेड़ा में कांग्रेस ये वाली सीट निकाल लेगी। ओवरऑल मैं जो बात आपके सामने रखना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, वो यही है कि बीजेपी ने बहुत स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंस को खड़ा कर रखा है। बीजेपी ने कास्ट कॉन्फ़िगरेशन या कहिए जिसको कहते हैं कास्ट सोशल इंजीनियरिंग का जो यहां पर पूरा प्रयोग किया है, उस प्रयोग को कहीं ना कहीं जितने भी एग्जिट पोल करने वाले हैं उन्होंने कम आंका है, या वो उस कम्युनिटी के साथ उनके उन वोटर्स के पास पहुंच नहीं पाए। और पुरानी कहावत है, सांवरिया साजना आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। आंखों आंखों में यूं ही रात गुजर जाएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। तो आज की रात और कल की रात का रत जगा सभी प्रत्याशियों के लिए है। नींद सबकी उड़ी हुई है, भले वो कांग्रेस का प्रत्याशी हो, भले वो भाजपा का प्रत्याशी हो, भले वो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हो। लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि जिस तरह से एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, दृष्टिकोण का मानना है कि नतीजे ऐसे नहीं आएंगे। फिर एक बार कहूंगा, एडवांटेज कांग्रेस है, लेकिन भाजपा उतनी बुरी स्थिति में भी नहीं है जैसा कि इन नतीजों में बताया गया है। अगर मैं फिर से कहूंगा, हम लोगों ने एग्जिट पोल नहीं किया, लेकिन हमारे जो सर्वे है, हमारा जो ओपिनियन पोल है, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी हर हालत में 40 सीटों के आंकड़े को छुएगी। अब उसके बाद कांग्रेस की सीटें भी 40 रहेंगी या 45 रहेंगी या 48 रहेंगी, या जैसा कि मेरा मानना है कि इंडिपेंडेंट्स इस बार हरियाणा में कम से कम 8 इंडिपेंडेंट जो हैं वो सीट निकालने में कामयाब होंगे। तो अगर 8 सीटें वो निकालते हैं, 40 सीटें भाजपा के पास है, कांग्रेस के पास अगर 42 सीटें आती हैं या 1-2 सीटें आईएनएलडी ले जाती है, कांग्रेस भी 40 पर रह जाती है, तो उसके बाद क्या गृह मंत्री अमित शाह का ऑपरेशन लोटस चलेगा, या हुड्डा साहब अपनी राजनीतिक चतुराई दिखाते हुए सबको साथ लेकर, बाकी सबको साध कर अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे। इस पर से तो 8, 9, 10, 8 के नतीजे आने के बाद ही उस पर से पर्दा उठेगा कि क्या राजनीतिक समीकरण रहेंगे। लेकिन हम लोग पूरी तरह से इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सबसे तेज हम लोग आपके सामने नतीजे या आकलन लेकर आएंगे, लेकिन हमारा जो भी आकलन होगा वो तथ्यों पर और तर्कों पर आधारित होगा, और पूरी स्टडी करने के बाद ही हम चीजों को आपके सामने लाते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने आज जो विश्लेषण किया वो आपको तर्कपूर्ण लगा है, अच्छा लगा है, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबाइए, और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो सबसे पहले एक नोटिफिकेशन के जरिए आपको सूचित कर पाए कि मत पत्र का अगला वीडियो आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।